मैं लाहौर अम्मी की सहेली के घर रहता था। आंटी बहुत खूबसूरत थी। वो छोटी उम्र के लड़कों को पसंद करती थी। उसने मुझे अपने कमरे में आने की दावत दी। जब मैं गया तो कहने लगी, ये मेरा साइज़ चेक करो। मेरा नाम नईम है, माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब रेलवे में जॉब करते थे। ये इन दिनों की बात है जब ग्रेजुएशन के लिए मुझे लाहौर जाना था। इकलौता होने की वजह से मेरे घर वाले मुझे हॉस्टल में भेजने के सख्त खिलाफ थे। बकौल अम्मा के हॉस्टल के खाने खाकर मेरी सेहत का सत्यानाश हो जाना था। मेरी सेहत माशाल्लाह काफ़ी बेहतर थी। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। कॉलेज की लाइब्रेरी से लेकर ऑनलाइन रीडिंग तक मैंने हर तरह की बुक्स पढ़ रखी थी, लेकिन मैं हर किसी चीज़ के इल्म के हद तक पढ़ता था। मेरे पास दो ही शौक़ थे, एक्सरसाइज और बुक्स रीडिंग। बुक्स ने मेरे इल्म में बेहतरी लाई और एक्सरसाइज ने मेरी फिटनेस में। अभी लाहौर कहाँ रहाइश रखनी है, इस पर बहस हो रही थी कि एक दिन मेरी अम्मा के मायके गांव से उनकी सहेली किसी काम से हमारे गांव आई। जब उसे पता चला तो उसने बताया कि उसकी कज़न शाजिया का लाहौर में डबल स्टोरी घर है, जहां वो अपने मियाँ बेटे और बहू के साथ रहती है। उसका मियाँ ट्रक ड्राइवर है और लाहौर से कराची, कोयटा, पेशावर तक लंबे फेरे लगाता है और हफ्तों घर नहीं आता। और वो अकेली ख़वातीन अकेले रहने से भी परेशान है कि ज़माना ख़राब है और किरायादारों से भी डरती हैं कि जाने कौन कैसा हो। उन्होंने अम्मा को तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, वो शाजिया आंटी से बात करेंगी और फिर इन्हें बताएंगी कि मेरी आज़ादी की सारी ख्वाहिशें दम तोड़ने को थी। लेकिन क्या करता, चंद दिन बाद अम्मा की सहेली का फ़ोन आया कि सब बंदोबस्त हो गया है। इनकी कज़न जो अम्मा को भी जानती थी बहुत खुश हुई कि घर का बच्चा मिल गया, असरार रहेगा। और यूं एक दिन मैं अपने अब्बा के साथ लाहौर रवाना हो गया। मेरे साथ माँ की बहुत सी दुआएं और बहुत सी पंजीरियाँ भी हमरा थी। अब्बा मुझे लाहौर छोड़ने आए। शादरा में उनका घर था। हम सुबह 11 बजे पहुँचे। आंटी शाजिया ने बहुत खुशी से हमारा इस्तकबाल किया और मुझे साथ लगाकर बोली, बहुत चंगा हुआ तुम यहाँ आ गए। और वह जाने क्या सोचकर मुझे साथ लगा रही थी। मुझे अपना पता है कि वो मुझे अजीब सा एहसास हुआ। दोपहर के खाने के बाद अब्बा वापस चल दिए। तब तक आंटी शाजिया से ही बातें होती रही। उनकी बहू किसी सहेली की शादी की शॉपिंग के लिए उसके साथ गई थी। अब्बा के जाने के बाद आंटी ने कहा, आओ तुम्हारा कमरा दिखाऊं। 2 मंजिला घर था जिसकी ऊपरी मंजिल पर 2 कमरे, एक हाल और एक किचन बाथ था। मैंने शुक्र किया कि प्राइवेसी है। मैंने कहा, मैं ऊपर वाली मंजिल पर रहाइश रखूंगा। उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, बेशक ऊपर सो जाना, लेकिन रहना नीचे भी। हम अकेले रह रहकर बोर होती हैं। मैंने नोट किया कि आंटी शाजिया घरेलू दुपट्टे में इतनी बड़ी नहीं लगती थी जितना मैंने सोचा था। थोड़ी सी मोटो, 40 साल की, इससे आसपास ही लगती थी। शाम के वक्त मैं ऊपर अपना सामान सेट कर रहा था। हाल को एक्सरसाइज के सामान से सजाया, एक कमरे को स्टडी रूम और अपने नावल को सजाया और छुपाया। तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने बेल दी। घर का इकलौता मर्द होने की वजह से मेरा फर्ज बनता था कि देखूं बाहर कौन है। मैंने मुंडी बाहर से नीचे झांका। जैसे ही मैंने देखा, कोई लड़की झुकी दरवाजे के पास सामान रख रही थी। दूसरी लड़की टैक्सी में बैठी उसके दरवाजे खुलने का और अंदर जाने का इंतजार कर रही थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि यह आंटी ही बहू है। आंटी ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर गई। कुछ देर के बाद मुझे आंटी ने नीचे से आवाज़ दी और मैं नीचे चला गया। सामने बरामदे में आंटी पलंग पर नीम दराज लेटी हुई थी। चादर बस नाम की ली हुई थी। मुझे देखकर उन्होंने खिसक जगह बनाई और कहा, इधर बैठ जाओ बच्चे। और मैं उनकी साइड पर सुकड़ कर बैठ गया। सामने कुर्सी पर वही लड़की बैठी थी। सामने दुपट्टा लटका हुआ था जो कोशिश के बावजूद भी छुपाने में नाकाम हो रहा था। वो लड़की आंटी को शॉपिंग दिखा रही थी। आंटी ने मुझे मुखातब किया, ये अम्बरीन है, मेरी बहू तुम्हारी भाभी। और अम्बरीन, ये नईम है। बताया था ना मैंने तुम्हें। भाभी ने मेरी तरफ देखा और स्माइल दी, साथ ही हाथ बढ़ा दिया। मैं थोड़ा सा झिझका और फिर हाथ बढ़ा दिया। कुछ देर बाद वो खाना बनाने में मगन हो गई और खाला मुझे अपने गाँव की तरफ और मेरी अम्मी की कहानी सुनाती रही। शाम के खाने के बाद मैं उठने लगा था कि आंटी ने कहा, लो तुम जा रहे हो, इतनी रौनक लगी थी, आओ अंदर बैठते हैं, बाहर हल्की ठंड हो रही है। और मुझे ली अमरीन के कमरे में आ गई। सामने बेड सजा पड़ा था। कॉर्नर पर भाभी और उनके बंदे की फोटो लगी पड़ी थी। बहुत ही आम सा बंदा था। भाभी सुर्ख लहंगे में क़यामत ढा रही थी। टेबल पर फ्रेम में सजी इन तस्वीरों जिसमें सुर्ख तिल हल्का सा दिख रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी भी आ गई। बात करते जब मेरी नज़र उनसे टकराई, वो निगाह फेर लेती। थोड़ी देर बाद भाभी बोली, अम्मा आप दवाई खा लें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और उनके करीब आकर उन्हें दवाई खिलाने लगी। हल्का झुकने से उनका तिल चमकने लगा। मेरी नज़र रुक गई। शायद इन्हें अंदाज़ा हो गया था। वो जल्दी से सीधी हुई और हल्का सा घूर कर कुछ देर बाद खाला बोली, अरे अमरीन चाय बना ला, सर फटा जा रहा है। आंटी ने दोनों हाथों से सर दबाया। भाभी चाय बनाने चली गई तो मैंने कहा, शुक्र है आपने चाय। बोली, मेरी बहुत आदत है। तब वो हंसी और बोली, तो तू बता देता ना,
तुम इस घर को अपना घर समझो, जो दिल करे वो करो। मैंने कहा वाह जी, और थोड़ी हिम्मत करके कहा आप किस चीज़ की दवाई खाती हैं? कहने लगी ब्लड प्रेशर की। मैंने कहा वो इतनी कम उम्र में ब्लड प्रेशर सूट कर जाता है? मैंने मक्खन लगाया। लो बूढ़ी हो गई हो अब तो। उन्होंने मायूसोना जवाब दिया, अरे नहीं आंटी, आप तो लगती ही नहीं भाभी की सास बड़ी बहन लगती हैं। ऐसा कहने से वह अचानक खिल उठी। मैंने अगला तीर चलाया और कहा सच्ची अब्बा बहुत ग्रेसफुल है। सच्ची वो जैसे शर्मा सी गई और कहा चल झूठे। मैंने कहा सच्ची आप तो अभी जवान हैं। एक चमक उनकी आंखों में लहराई जैसे शिकारी की आंखों में शिकार देखकर, और कहा अच्छा जी, क्या क्या ग्रेसफुल है? उन्होंने हल्का झुक कर पूछा। मैं भी बताने लगा था कि भाभी के कदमों की आहट से वो सीधी हुई और ज़रा अलग होकर बैठ गई। मेरी किताबी इल्म ने बताया कि कुछ दाल में काला है। चाय पीते वक्त वो आम बातें करती रही। फिर मैंने कहा चले आप रेस्ट करें, मैं अभी चलता हूँ। तब वो भी उठी और कहने लगी मैं भी चलती हूँ अपने कमरे में, ये तो अंबर का कमरा है, और मेरे साथ ही चल दी। और भाभी भी अलमारी खोले सारी शॉपिंग अंदर रखने में बिजी हो गई। बाहर निकलकर मैं जैतून की तरफ जाने लगा। उनकी आवाज़ आई, बहुत बेमरवत हो भाई। ये भी नहीं कहा आंटी आपको कमरे तक छोड़ आऊँ, तबीयत ख़राब है मेरी। मैं शर्मिंदा हुआ और कहा चलिए बरामदे के एंड पर उनका कमरा था, और आओ तो मैं अपना कमरा दिखाऊं। वो मुझे दावत देती अंदर आ गई। उनके कमरे में भी उनकी तस्वीरें टंगी हुई थी, कुछ साल पहले की। मैंने कहा वाह क्या कमाल तस्वीरें हैं। तब वो मुड़ी और कहा याद आया, अब बताओ क्या ग्रेसफुल नज़र आया मुझ में? मैं थोड़ा सा झुक और कहा मुकम्मल ग्रेसफुल हैं। लो ये क्या बात? उन्होंने हल्का सा आबरू खम किया, शर्माया। तुम तौबा कितनी शाही हो। उन्होंने मेरे रुखसार को छुआ, उनका लमस आतशी था। मैंने थूक निकाला और कहा तो बता दूं। मेरे अंदर हिम्मत जागी। मेरा किताबी इल्म मुझे अलार्म दे रहा था। आप गुस्सा कर गई तो? लो अपनी तारीफ पर कौन गुस्सा करता है? उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया। मैंने हिम्मत करके कहा आपका फिगर बहुत कमाल का है। वो एक लम्हे को चुप सी हो गई, जैसे इतनी तेज़ी की उम्मीद ना हो। उम्मीद मुझे कहाँ तक थी, बस बोल दिया तो बोल दिया। अगले लम्हे उनके गाल गुलाबी सफ़ेद, गोल चेहरा सुर्ख अनार सा हो गया और उनकी आंखों में फिर वही चमक लहराई। वो बोले बदतमीज़। मैंने जानबूझकर मुंह बनाया और कहा देखा डांट दिया ना। अरे कब डांटा? वो मेरे पास आई और कहा ये लाड से कहा है। मैंने हिम्मत पकड़ी और कहा लाड से एक बात मैं भी पूछूं? उन्होंने शायद अंदाज़ा हो गया था कि क्या बात। उनकी आवाज़ लर्जी। मैंने कहा इस ग्रेसफुल चीज़ का साइज़ क्या है? मैंने आखिरी हद तक हिम्मत जमा करके आर पार सवाल पूछ लिया। वो चुप हो गई। मुझे लगा कुछ गलत हो गया। मैं सर झुकाए बाहर निकलने लगा। दरवाज़ा खोलकर मैं 2 कदम बाहर ही निकला था कि उनकी आवाज़ आई, बुद्धू लड़के। मैंने पीछे देखा, वो दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी थी और उन्होंने कहा 40। साथ ही वो शर्मा कर दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा दिल धड़क उठा और दिल में नारा गूंजा, और अपने कमरे में आकर उसी बारे में सोचता रहा। मुझे लगने लगा था कि आंटी बच्चेबाज है और मेरे साथ जैसा बच्चा जो काफ़ी कलीन भी है, घर में भी बेहतरीन शिकार था। अभी मैं इन सोचों में था, अचानक कमरे में किसी की बेल की आवाज़ सुनाई दी और मैंने इधर उधर देखा तो साइड टेबल पर फ़ोन बज रहा था। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया। मैं गांव का बंदा था, सोचा किसी का घर है, जाने किसका फ़ोन हो। कुछ देर के बाद फ़ोन बंद हो गया। इन्हीं ख्यालों में गुम था कि सीढ़ियों पर से आवाज़ आई। मैं चौंक कर बोला जी, ये भाभी थी, कंबल ले लो। सीढ़ियों पर आकर वो वहीं से बोली। मैं वैसे ही कमरे से बाहर निकला। वो सीढ़ियों पर 2 कदम नीचे खड़ी थी। जाग रहे हो तो अंदर क्यों नहीं उठाया? लाइट जलती देखकर आवाज़ दी। कंबल रखना भूल गई थी। रात को ठंड हो जाती है। उफ, मैं समझा फ़ोन है। मुझे इंटरकॉम का नहीं पता। मैं सहन में रोशनी में खड़ा था। वो हल्के अंधेरे में मुझे लगा बात करते करते उनकी नज़र कहीं और रुकी हुई थी। वो जैसे चौंकी हो। जल्दी से नज़र घुमाकर उन्होंने ब्लैंकेट दिया और कहा बेल देती हूँ, फ़ोन सुन लेना। मैं कंबल ही अंदर आया तो मेरी नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर पड़ी, तो मैंने सोचा इसलिए भाभी चौंकी होगी। इतने में बेल फिर बची। दूसरी तरफ भाभी थी। उन्होंने मुझे इंटरकॉम का बताया और कहा कोई भी अचानक काम हो तो इंटरकॉम यूज़ कर लेना, इसका दूसरा सेट मेरे कमरे में ही है। मेरे अंदर जैसा ढोल से बजे। मैंने कहा शुक्र है और कहा ज़रूर। तब उन्होंने 2-4 बातों के बाद कॉल काट दी। अगली सुबह मेरी आंख देर से खुली। 11 होने वाले थे तो जिस्म एक्सरसाइज के लिए टूट रहा था। देर से ही सही, लेकिन कुछ वक्त पर टांगे जमा कर डांट शुरू कर दी। साथ ही मेरा जहन आंटी और भाभी के बारे में सोच रहा था।
वार्म अप के बाद मैंने शर्ट उतारी और प्रैक्टिस करने लगा, कानों में हैंड फ्री लगाकर तेज धुन पर एक्सरसाइज। अचानक मुझे किसी ने छुआ। मैं चौंक कर पलटा तो वो भाभी थी। कब से आवाज़ दे रही हूँ आंटी, और तुम यहाँ पहलवान बन रहे हो? उन्होंने गड़बड़ा कर कहा। हम बिल्कुल साथ लगे थे। जल्दी से आओ, आंटी नाश्ते पर वेट कर रही हैं। वो तेज़ी से पलटी। कुछ देर बाद जब मैंने नीचे गया तो आंटी सामने बैठी थी। आज तो वो गज़ब ढा रही थी। उनकी कमीज़ का गला काफ़ी खुला था। मेरी आंखें चमकी तो उन्होंने मुझे घूर कर भाभी का एहसास दिलाया और अपने पास आकर बैठने को कहा। मैंने कहा, कैसी तबीयत है आपकी? आज तो गज़ब ढा रही हैं आप। उन्होंने कहा, बुद्धू ग्रेसफुल के साथ मैं सास भी हूँ, ध्यान से, और बहुत बेहतर हूँ। कहीं जाने का इरादा है क्या? मैंने छेड़ा। उन्होंने कहा, नहीं, जाना तो कहीं नहीं, फिलहाल तो मैं घर में ही हूँ और सोचा कि तुम्हारे साथ कुछ एंजॉयमेंट की जाए। तो आज का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? उन्होंने मुझसे मेरे प्रोग्राम के बारे में पूछा, जिसे सुनकर मेरे दिमाग में वाकई ही ये अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे कि वाकई ही दाल में कुछ काला है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से शिफ्टिंग कहीं और करने का सोचता हूँ, इससे पहले कि यहाँ पर कोई और ही काम शुरू हो जाए, क्योंकि मुझे शुरू से ही अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। और मैंने जो डबल मीनिंग गुफ्तगू की थी उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मैं अगले बंदे को अच्छी तरह से जांच लूँ कि क्या वाकई ही वो भी इसी तरह की बातें सोच रहा है जो मेरे दिमाग में आ रही हैं। और बात 100% सच साबित हुई। इसी वजह से मैंने शुरू दिन से ही इनको जज करना शुरू कर दिया था। और फिर मैंने अपनी प्लानिंग की कि जल्द अज जल्द मुझे अपनी रहाइश का बंदोबस्त कहीं और करना होगा, और जितना जल्दी मुमकिन हो सके उतनी जल्दी, इससे पहले कि कुछ गलत काम शुरू हो जाए। तो मैंने अपना प्रोग्राम पूरा दिमाग में सेट कर लिया था कि अब मुझे कोई और रहाइश ढूंढनी ही पड़ेगी।